हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं जो है एटॉमिक मास। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी एटम के मास के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो एटॉमिक मास को समझने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या होते हैं और जो पीरियोडिक टेबल में मास दिए रहते हैं, क्या वो एटॉमिक मास होता है जो एक्चुअल में किसी भी एटम का होता है, या फिर ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तो इसके बारे में काफ़ी डेप्थ में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हो और बोलते हो मुझे चीनी चाहिए, है ना, या हम बोलें कि हमें शुगर चाहिए। तो अगर मैं दुकानदार को बोलूं मुझे एक चीनी चाहिए या दो चीनी चाहिए, तो क्या इससे वो दे पाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार एक और दो का मतलब क्या है। जब तक हमने किसी भी डिजिट के पीछे से कोई यूनिट नहीं लगा दी, जब मैं केजी लगा देता हूं तो उसके माइंड में मतलब फिक्स हो जाता है कि यार 1 किलो की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं एक सिंपल सा नंबर आपको बोल दूं कि मुझे एक चीनी चाहिए, दो चीनी चाहिए, तो इसके कई ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। क्या आप एक चीनी के दाने की बात कर रहे हैं, या फिर 1 किलोग्राम भी हो सकता है, 1 क्विंटल भी हो सकता है, 1 मिलीग्राम भी हो सकता है। तो कई प्रकार से हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल को दिखाने का मेन मोटिव क्या था? जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट का जो ये एटॉमिक मास आपको दिख रहा है ना, जैसे कार्बन, कार्बन का कितना है 12.011, राइट। और यहाँ पे नाइट्रोजन का है वो कितना है 14 है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का है 15.999। तो ये एक्चुअल में क्या है? अगर ये एक नंबर ही तो है। अगर मैं बात करता हूं कि कार्बन का जो है एटॉमिक मास, अगर कार्बन का एटॉमिक मास मैं यहाँ पे लिखता हूं 12 है, पर ये 12 क्या है? क्या ये किलोग्राम है या फिर ग्राम है? तो इसकी यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास की? तो उसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, बेसिकली सीधे सीधे याद कर लेते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। बट क्या होता है, कई बच्चों को यह भी पता होता है कि ये 12 AMU होता है। आप AMU क्या होता है, ये क्या आप जानते हो? AMU को फील कर पाते हो? मैं कहता हूं आपको मुझे 10 AMU चीनी चाहिए। 10 AMU क्या चाहिए? चीनी चाहिए। तो क्या आप 10 AMU चीनी मुझे दे सकते हो? इसके बारे में तो फील नहीं कर सकते हो आप। अगर मैं बोलूं 1 kg मुझे क्या चाहिए, चीनी चाहिए, तो आप इस चीज को फील कर सकते हो 1 किलो चीनी कितनी होती है। माना आप दुकान में गए, दुकानदार से आपने बोला कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, लेकिन दुकानदार आपको क्या करता है, 1 ग्राम चीनी पकड़ा लेता है। तो क्या आपको पता चलेगा? ऑब्वियसली चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या करते हो, अपनी जनरल लाइफ में आपने देखा है कि 1 किलो लगभग कितना होता है, आपको एक अनुमान होता है। बस यही अनुमान हमें होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो 12 है, 14 है, 15 है, 18 है, ये एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखोगे तो निश्चित तौर पे आप ये समझ पाओगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो देखो, जब हम एटॉमिक मासेस के बारे में बात कर रहे थे तो उस समय मैटर के बारे में काफी जानकारी हमें मिल चुकी थी, ठीक है। साथ में डाल्टन साहब ने ये बता दिया था कि जो मैटर होता है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और उसके बाद कई एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसके बाद हमें ये पता चला कि एटम भी जो है किससे मिलकर के बना हुआ होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है। लेकिन इस टॉपिक में मैं बात करना चाहूंगा केवल एटॉमिक मासेस की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उन एक्सपेरिमेंट से एक हमारे पास निष्कर्ष निकला, और वो निष्कर्ष ये था कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो लगभग लगभग बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सूक्ष्म होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि कोई हमारा एटम है और उस पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन जो न्यूट्रॉन का मास है वो हम मान लेते हैं 1000 ग्राम है, और प्रोटॉन का जो मास है वो 1000.1 ग्राम है, राइट। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन लगभग लगभग क्या है, एक दूसरे के बराबर है। या हम इनको क्या मान लेते हैं, एक दूसरे के इक्वल मान लेते हैं। लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना,
वो कितना निकल के आया, 0.00001 ग्राम। मतलब इतना छोटा नंबर होता है, इतना छोटा मास हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसीलिए जब भी हम एटॉमिक मासेस को आगे पढ़ने वाले हैं तो वहां पे ये एजम्पशन बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों से काफी ज्यादा सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसीलिए हम किसी भी एटम का जब मास कंसीडर करते हैं, माना कोई एटम है, उसका यदि हम मास कंसीडर कर रहे हैं तो वो मास आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन के कारण, है ना। देखो क्या हुआ कि जब हमने एटॉमिक मासेस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया तो एटॉमिक मास प्रत्येक एलिमेंट का निकाल पाना काफी डिफिकल्ट होता है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक आसान तरीका सोचा कि हम एलिमेंट में से एक एलिमेंट को चुनेंगे जिसे हम रेफरेंस मानेंगे, और उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग अन्य एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेफरेंस लिया गया, सबसे पहले जो रेफरेंस लिया गया वो था हमारा हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम का जो मास निकल के आया वो था 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इतना वेट निकल के आया। अब देखो, जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें होता है एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो इसमें होता नहीं है। अब हमने ये जान लिया था कि एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो मिल करके 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। तो हम ये बोल देते हैं कि भाई ये जो मास आ रहा है ना, ये एक प्रोटॉन का मास होगा, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है, हमने कुछ नहीं किया। हमने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हाइड्रोजन एटम का मास कितना आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि इन दोनों का मास होगा ये। लेकिन हमारे पास क्या था कि मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो इतना होगा। ठीक है, और क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई एक न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो भी इतना होगा, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया ना कि भाई मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। मान क्या लिया, एक्चुअल में ही होता है, लगभग बराबर होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो उस डिफरेंस को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं इस केस में। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के ये आया कि एक पार्टिकल जो कि हाइड्रोजन एटम का, उसका जो वेट होता है वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल की जो मैं बात कर रहा हूं, ये पार्टिकल हो सकता है प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की बात होगी या न्यूट्रॉन की बात होगी, इस पार्टिकल में हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक पार्टिकल हाइड्रोजन एटम का, उसका मास निकल के आया इतना। ठीक है, और इस पूरे मास को हमने क्या नाम दिया, 1 यूनिट मास। क्या नाम दिया, 1 यूनिट मास। अब हम किसी भी अदर एलिमेंट का यदि मास निकालते हैं तो वो हाइड्रोजन के एक पार्टिकल के मास की तुलना में कितना ज्यादा हैवियर है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि किसी एक एटम के एक पार्टिकल के वेट से किसी अदर एलिमेंट का वेट निकालना, है ना, या मास निकालना, इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जिसे मैं रिलेटिव एटॉमिक मास RAM से लिख रहा हूं, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। मान लेते हैं कोई हमारे पास कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, तो हमें उसका मास निकालना है। तो मास ऑफ गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मैं यहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कहूं या फिर मैं क्या कहूं, मास ऑफ
1 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन, बात तो एक ही है ना। तो यहां पे तुलना किससे की जा रही है? कोई भी एटम है उसका जितना भी मास होगा, माना उसका मास कितना है 10 है, राइट, मान लेते हैं उसका मास कितना है 10 है, और मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, इसका मास कितना है 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं निकालू रिलेटिव एटॉमिक मास, तो 10/1, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 10, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलता है, किसी भी गिवन एलिमेंट का हमने अगर मास निकालना है उसको डिवाइड कर देना है हाइड्रोजन के मास से, ठीक है, या फिर मैं कहूं मास ऑफ 1 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही एक बात है, ठीक। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन जो एटम था इसको एज अ रेफरेंस क्यों लिया गया, क्योंकि भाई इसकी सबसे ज्यादा प्रेजेंस होती है हमारे ब्रह्मांड में, हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा मिलता है, तो इस कारण इसको हमने लिया। और सबसे जो है सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का देखने को मिलता है, जिसमें केवल एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जब हमने 1 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन के मास को एक यूनिट माना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि देखो, कोई भी जो एटम होता है ना, कोई भी एटम है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होगा। लेकिन जब हम एटॉमिक मासेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली बात होती है यहाँ पे प्रोटॉन के मास की और न्यूट्रॉन के मास की, और एक पार्टिकल का मास हमने एक यूनिट मान लिया, है ना। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो किसी भी एटम में एक होल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं हीलियम ले दूं, हीलियम में क्या होगा, 2 प्रोटॉन होंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। अब अगर मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो मैंने पहले भी बताया है कि जब भी एटॉमिक मास में पार्टिकल की बात होती है तो उसमें हम ओनली कंसीडर करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। तो बताओ हीलियम के पास पार्टिकल कितने हुए, हीलियम के पास पार्टिकल कितने हुए, आप काउंट करो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, भाई 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका कितना आ जाएगा 4 पार्टिकल। भाई इसके पास कितने हैं 4 पार्टिकल है। एक पार्टिकल को एक यूनिट मास माना, तो 4 पार्टिकल को हम कितना मानेंगे 4 यूनिट मास मानेंगे। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने क्या माना 4 यूनिट मास इसका मान लिया। बट जब हम हीलियम का एटॉमिक मास देखते हैं तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना निकल के आता है, यहां पे देखो हीलियम का आ रहा है 4.003। तो ये जो 003 है ये एक्चुअल में क्यों आया, जबकि इसने 4 आना चाहिए था, ठीक है। यानी कि यहां पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो काफी जो है दिक्कत हमें हुई जब हमने हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस लिया, कई सारे एटम ऐसे थे जिनमें हमारे फ्रैक्शन में आ रहा, तो हाइड्रोजन एटम को यहां से नेग्लेक्ट कर दिया गया एज अ रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड रेफरेंस लिया जो था ऑक्सीजन एटम। सेकंड जो एलिमेंट था वो था ऑक्सीजन, जिसको हमने एज अ रेफरेंस लिया। देखो यदि हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन एटम में हमारे पास 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस 8 क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो मास निकल के आता है ऑक्सीजन के केस में वो आता है 26.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन को हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल माना है, और यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो वेट आया है ये वेट आया होगा 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन का, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन का। तो ये वेट कितना निकल के आया 26.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। अब क्या मैं देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दोनों का इक्वल होता है ये हमें पता है, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करके लिख सकता हूं अब कि यहाँ पे बात हो रही है 16 पार्टिकल के वेट की, ठीक है। फिर से ध्यान रखना कि जब भी एटॉमिक मास में पार्टिकल की बात आती है तो वहां पे हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात आ रही है कि ऑक्सीजन के 16 पार्टिकल का जो वेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है
56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बट हमें जो है ये मास रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म में चाहिए। सॉरी, यहाँ पे दो बार एटॉमिक हो गया। हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल का निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन की केस में भी क्या देखा था कि जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे हम रिलेट कर रहे थे कि हाइड्रोजन के एक पार्टिकल का जो मास है वो किसी अन्य एटम के मास से कितना गुना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि एक पार्टिकल ऑक्सीजन का जो वेट आएगा वो आएगा 26.56 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 16। तो एक पार्टिकल किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के एक पार्टिकल का वेट निकल के आ गया ये। ठीक, अब सिंपल हो गया, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 1/16 इंटू 26.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। ये आ गया हमारा मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के एक पार्टिकल का जो वेट है वो ये निकल के आ गया। अब यदि मैं बात करूं रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो वो क्या आ जाएगा कि मास ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा कि मास ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, अब एक पार्टिकल का वेट कितना है, वो है भाई 1/16 इंटू 26.56 इंटू 10⁻⁻24। अब इसको रीअरेंज हम कर सकते हैं। ये 16 क्या हो जाएगा, ये 16 यहां से ये जो है 16 बेटा यहां से चला जाएगा यहां पर। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर मुझे देखना है तो मास ऑफ गिवन एलिमेंट यानी कि जिसका मास हमने निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसका एटम का मास कितना है डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास कितना है इनटू 16। ठीक है, तो ये 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम आगे बात करेंगे कार्बन की टर्म में कि ये एक्चुअल में कार्बन की टर्म में इनटू हम 12 करते हैं, यहाँ पे 16 आ गया। तो ये बेसिकली क्यों आया है, उसका रीजन ये है कि मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन एटम की तुलना हम कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि ऑक्सीजन जो एटम था, ऑक्सीजन एटम को एज अ रेफरेंस नहीं माना गया। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन को मानने का मेन मकसद क्या था, क्योंकि ये रिएक्टिव था, आसानी से कंपाउंड इसके मिल जाते थे। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो सबसे ज्यादा तो वाटर ही है ना, पृथ्वी में अगर हम देखें तो वाटर क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो बेसिकली इसको लेने का रीजन ये था कि आसानी से मिल जाता है, रिएक्टिव होता है, काफी सारे कंपाउंड भी बना लेता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे साइंस प्रोग्रेस करती गई, हमने एलिमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी किया, उसके बाद ये कंक्लूजन निकला कि भाई ऑक्सीजन ही सब चीज नहीं है, यहाँ पे कार्बन भी क्या है, मास्टर है ना। क्योंकि देखो कार्बन पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग ही ब्रांच है, ऑर्गेनिक क्यों, कार्बन को स्टडी करने के लिए पूरी केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच बनाई गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो इस वजह से अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना आप लोग। तो कार्बन के केस में हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच बनाई गई, काफी सारे कंपाउंड इसके मिलते हैं, है ना। सबसे ज्यादा कंपाउंड तो लगभग कार्बन के ही मिलते हैं अभी तक की अगर हम बात करें। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को एज अ रेफरेंस यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया। और अब हम मेन बात करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिलेटिव एटॉमिक मास की जो हम डेफिनेशन लिखते हैं वो एज अ कार्बन के ही टर्म में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो थर्ड हमने रेफरेंस लिया, क्या लिया बच्चों, कार्बन एटम।
अब कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन यहां पे हमने 12 लिया, कार्बन 12। अब ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो आइसोटोप्स यदि आपने सुने हुए होंगे तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आइसोटोप्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आगे वाले लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखो कि कार्बन जो है 12 यहाँ पे हमने लिया है। और इस 12 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। और इसका जो मास निकल के आया वो मास था 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, फिर बात वही आ जाती है कि भाई इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम यहाँ पे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम काउंट में लेंगे नहीं। हम किसको काउंट में लेंगे? हम काउंट में लेंगे 6 प्रोटॉन को एंड 6 न्यूट्रॉन को। तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, फिर हम वही ऐड कर लेंगे जो पहले किया था सेम, कि 6 प्लस 6 12 पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई दोनों का मास इक्वल होता है ना। अगर मैं बोलूं 6 प्रोटॉन का मास अलग होता और 6 न्यूट्रॉन का मास अलग होता तो तब हम इन दोनों को ऐड ना करते। ठीक है, लेकिन जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मासेस क्या है, सेम निकल के आ रहा था, तो हमने क्या किया कि दोनों को ऐड कर दिया और एज अ इनको क्या मान लिया कि भाई 12 पार्टिकल है। ठीक है, 12 पार्टिकल हैं, तो 12 पार्टिकल का वेट कितना निकल के आया? 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना समझ में आ गया? अब यहां से फटाफट से एक पार्टिकल का वेट निकाल लो। एक पार्टिकल का कितना आ जाएगा? 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। अब इस एक पार्टिकल का जो वेट निकल कर आया, इसको अगर हम क्या करें, इसको सॉल्व करें, तो मैं सीधे आंसर यहां पे लिख रहा हूं, वो आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहां पे देखो ये जो एक पार्टिकल है ना, ये एक पार्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन का जो एक पार्टिकल है इसका जो वेट है, देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले समझो ये एक पार्टिकल किसका है। एक पार्टिकल किसका है? हमने क्या बात की कि कार्बन के पास 12 पार्टिकल हैं जो कार्बन का वेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उनमें से एक पार्टिकल का जो वेट निकल के आया वो आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो एक पार्टिकल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन के, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम की एक पार्टिकल का वेट, एक पार्टिकल का मास, कहीं एक पार्टिकल का मास कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻24। अब ये जो निकल के आया ना, इसी को हमने 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को ही हमने AMU कंसीडर कर दिया कि ये बराबर होता है 1 AMU, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसको बोला? कि कार्बन के एक पार्टिकल का जो वेट होगा उसको हमने क्या बोला? 1 एटॉमिक मास यूनिट बोला। ठीक है, अब बुक्स में अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन दे रखी है, आप उसको चेक कर सकते हो। वहां पे क्या बोला गया है कि कार्बन के 1/12 भाग, 1/12 पार्ट का जो वेट होगा उसको हम AMU कहते हैं। अब 1/12 का मतलब क्या हुआ? 1/12 का मतलब ही तो हुआ 1 पार्टिकल की बात हो रही है कि भाई एक पार्टिकल का वेट कितना है। ठीक है, तो आपको ये आसानी से समझना है और मुझे उम्मीद है आप AMU को जरूर समझ गए होंगे। कि देखो अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि AMU से आप क्या समझते हो, तो भाई इतना छोटा नंबर होता है, ग्राम को समझ लेते हो ना, 1 ग्राम कितना होता है। अब एक पार्टिकल यानी कि एक प्रोटॉन, यहां पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना छोटा है, कितना छोटा नंबर है, -24। भाई इससे पहले मतलब 24 जीरो लगेंगे, 0.0000 इतने ग्राम, इतना छोटा होता है एक पार्टिकल।
अब देख लो, अब थोड़ा इमेजिनेशन कर सकते हो कि एक पार्टिकल का जो वेट होता है वो कितना छोटा होता है, कितना सूक्ष्म होता है ना। तो ये हमने मान लिया 1 AMU। लेकिन जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में जो हम यूनिट डिसाइड करते हैं वो यूनिट डिसाइड करते हैं 1 AMU, और वो करते हैं कार्बन 12 से ही। कार्बन, अब देखो, माना मुझे निकालना है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। किसका निकालना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक जो टेबल होती है वहां पे हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म में। रिलेटिव एटॉमिक मास के टर्म में इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जो मास है, ऑक्सीजन का जो मास है वो कार्बन के एक पार्टिकल से कितना गुना ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का जितना भी वेट होगा वो वेट कार्बन के एक पार्टिकल से कितना अधिक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। और उसी की यूनिट के आधार पर हम क्या करते हैं? अपनी पीरियोडिक टेबल में उसे रखते हैं। देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास हमें पता है 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब हम सीधे पार्टिकल की अगर हम बात करें, इसके पास कितने? 16 पार्टिकल है। और जब इसके पास 16 पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है, 16 पार्टिकल प्रेजेंट है, और एक पार्टिकल जो कार्बन का होता है उसको हमने 1 AMU माना। भाई, कार्बन के एक पार्टिकल का वेट इतना है, इसको हमने क्या कंसीडर कर दिया? 1 AMU कंसीडर कर दिया, ठीक है। तो कार्बन के एक पार्टिकल से ऑक्सीजन के 16 पार्टिकल कितने गुना ज्यादा होंगे? भाई सिंपल सी बात है, एक पार्टिकल बराबर 1 AMU, तो 16 पार्टिकल बराबर कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना आ जाएगा? 16 AMU। तो ऑक्सीजन का जो मास निकल के आता है वो पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे 16 AMU के लगभग आएगा। अभी भी मैं लगभग कह रहा हूं, वो क्यों? चलो देखते हैं जरा पीरियोडिक टेबल में कितना है। देखो, ये है पीरियोडिक टेबल। यहां पे ऑक्सीजन का अगर आप मास देख रहे हो, ये वाला मास, तो ऑक्सीजन का मास वहां पे लिखा हुआ है 15.999, और ये होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। और इसको हम लगभग कह सकते हैं 16 के बराबर। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि ये जो है 0.999 ये क्यों आया, जबकि इसने 16 आना चाहिए था। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, फिर से आपको बताना चाहता हूं। देखो, देखो सिंपल सा हमने क्या बोला कि हमने मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ कार्बन 12 है, वो निकल के आ रहा है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इसी को हमने AMU बोला, और इसी को हम डाल्टन भी कहते हैं। और एक तीसरा नाम भी इसका होता है, तो प्लीज इसको कमेंट जरूर करना कि तीसरा नाम इसका क्या होता है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। तो एक पार्टिकल का मास कितना आ रहा है भाई? वो 1 AMU के इक्वल आ रहा है। अब 1 AMU कितना है? इतने ग्राम है, ठीक है। तो भाई एक चीज बताओ, फिर से वही क्वेश्चन है, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, कोई भी एलिमेंट, उसके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। अगर हम पार्टिकल की बात करें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन की बात कर देते हैं, तो 8 इसके पास प्रोटॉन है और 8 इसके पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। टोटल मिला के 16 पार्टिकल है। कितने? 16 पार्टिकल। तो इसका जो एग्जैक्ट वेट आना चाहिए था वो 16 AMU आना चाहिए था, है ना। मान हम 16 ही लेते हैं, लेकिन वहां पे अभी भी 15.999, ये 0.1 का क्या लोचा है ना। तो इसको कैसे समझे हम कि ये जो है इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में जो फ्रैक्शन में आ रहे हैं हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास, वो क्यों आ रहे हैं। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब था कि एक कार्बन के एक पार्टिकल का जो मास है, एक पार्टिकल का मतलब क्या है, यहां पे बात हो रही है मास ऑफ प्रोटॉन की या बात हो रही है मास ऑफ न्यूट्रॉन की। तो एक का हमने मान लिया 1 AMU। अब माना मेरे पास चाहे 16 पार्टिकल है या 18 पार्टिकल होंगे या 20 पार्टिकल होंगे, तो उनका सिंपल सा कितना आना चाहिए था? 20 AMU। तो सारे के सारे एटॉमिक मास किस में आने चाहिए थे? एक होल नंबर में आने चाहिए थे।
बट मासेस किस में आ रहे हैं? मासेस आ रहे हैं 35.5 AMU। अब ये क्या चक्कर है भाई, ये 0.5 कहाँ से आ गया? अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन का मास इतना होता है, तो ये 0.5 क्यों आ रहा है? तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिलने वाला है अगले वीडियो लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे साथ। और उम्मीद है एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है आपको जरूर ये समझ में आया होगा। और आप घर में इस लेक्चर की प्रैक्टिस जरूर करना, और जो डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है उसको पढ़ना और अच्छे से समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार से हम एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास को देखते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।